हेलो कैंडिडेट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश पर। हमने कुछ सेशंस लिए हैं पैसिव वॉइस पर। इस सेशन में भी हम पैसिव वॉइस को बनाना सीखेंगे और आपको अच्छे से पता है कि मैं पैसिव वॉइस को अपने बिलियर्ड्स मेथड से बता रहा हूँ। अपने बिलियर्ड्स मेथड कहने का अर्थ है कि इस मेथड को मैंने खुद से ऑब्ज़र्व किया है और स्टूडेंट्स की सारी परेशानियाँ यहाँ एक ही रूल के कारण ख़त्म हो जाती हैं। पैसिव वॉइस बहुत आसान है, आप ज़रा इसे मेरी नज़र से देखने की कोशिश करें। मैं समझाता हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। पैसिव वॉइस की सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मोस्ट क्रूशल यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ऑब्जर्वेशन है कि बी फॉर्म के बाद V3 का इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, V3 का इस्तेमाल होगा और उससे पहले क्या होगा, बी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो बी फॉर्म मतलब वर्ब ही होते हैं ये। बी फॉर्म कहते किसको किसको हैं, तो इज़ एम आर को कहते हैं, वॉज वर को कहते हैं और बी बीन बीइंग को कहते हैं। इतनी सारी चीज़ों को हम लोग बी फॉर्म कहते हैं, यानी कि बी का रूप कहते हैं। इज़ एम आर का टाइम होता है प्रेजेंट, वॉज वर का टाइम होता है पास्ट और बी बीन बीइंग प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही टाइम में इस्तेमाल हो सकते हैं। आप कहेंगे कि मैं फ्यूचर की बात क्यों नहीं कर रहा। अब यहाँ पर आप एक्स्ट्रा अपने हिसाब से लिखेंगे शैल बी और विल बी, ये भी बी फॉर्म है। इसे मैंने जानकर छोड़ा था क्योंकि ओरिजिनली हमारे पास बी फॉर्म्स इज़ एम आर वॉज वर बी बीन बीइंग इतने ही हैं। शैल बी और विल बी ये बाद में बनाए गए बी फॉर्म्स हैं और इनके टाइम जो है ये है फ्यूचर। फ्यूचर की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा था, इंटरमीडिएट ग्रामर के तौर पर जब आप देखेंगे तो टेंस को हम लोग फ्यूचर में नहीं पढ़ते हैं, पास्ट और प्रेजेंट में ही हम टेंस का अध्ययन करते हैं। इसलिए प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस ही होते हैं आमतौर पर, राइट। लेकिन फिर भी हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, बचपन से आदत है हमारी। लॉजिकली फ्यूचर में कोई टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बी फॉर्म को अगर हमें V1 से लेकर V5 में सजाना हो तो कैसे सजाएंगे, V1 के नीचे लिखेंगे बी और इसका स्पेशल फॉर्म है आर। बी एक जनरल फॉर्म है, आर इसका स्पेशल फॉर्म है। इतनी बात अगर आप समझते हैं ना तो ये सारे क्वेश्चंस तुरंत बनेंगे अभी, और मैं इसकी एकदम ज़बरदस्त टेक्निक आपको बताऊंगा। V2 हो गया इसका वॉज वर, V3 है हमारे पास बीन, V4 में ING लगता है तो बी V1 है, V1 में ING लगा दीजिए, V4 बन जाएगा बीइंग और V5 में हमारे पास इज़ और एम है। V5 नंबर के तौर पर सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर इज़ एम लिखेंगे और V1 नंबर के तौर पर प्लूरल होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर आर प्लूरल लिखा है। यही फ़र्क है। आई होप कि हमने इस बात को समझ लिया है। हमें करना क्या है सवाल में, ध्यान से इसको समझना है। व्हाट टू डू, अभी मैं जो बोलूँगा इसे आप ध्यान से सुनेंगे। व्हाट टू डू, फर्स्ट थिंग कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम अनचेंज्ड रहेगा, यानी टाइम चेंज नहीं होगा और टेंस भी चेंज नहीं होगा, राइट। नहीं के लिए हमने क्रॉस का इस्तेमाल किया है। व्हाट टू डू मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिस भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वो दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। तो एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो हम दो चीज़ों को नहीं बदलते हैं। वो दो चीज़ें क्या क्या हैं, टाइम एंड टेंस। इन दो चीज़ों को हम अनचेंज रखेंगे, बदलेंगे नहीं। यही मूल बात है। और मैं टेंस का जिक्र भी नहीं करूँगा, सिर्फ टाइम का जिक्र करूँगा। और देखिएगा इतना ही जिक्र करने से टेंस अपने आप मेंटेन रह जाएगा, बिना चेंज किया हुआ रहेगा। अगर आप टेंस नहीं भी समझते हैं लेकिन वर्ब की थोड़ी बहुत जानकारी है, पैसिव वॉइस आराम से बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन में हम लोग सीधे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, शी इज़ मिल्किंग द काऊ। मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर इसी को हम देखते हैं कि क्या सच में हम टाइम को बिना चेंज किए टेंस खुद ब खुद अनचेंज रह सकता है, वैसा हम कर सकते हैं, और पैसिव वॉइस कितना आसान है। शी इज़ मिल्किंग, मिल्किंग हमारा मेन वर्ब है। जो लास्ट वर्ब होता है ना वो मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब से हम सवाल करते हैं,
क्या क्या? व्हाट और whom, क्या और किसको। बस यही 2 सवाल करते हैं। इस 2 सवाल के जो भी जवाब आते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो शी इज़ मिल्किंग, वह दूह रही है, तो क्या? गाय। तो व्हाट का जवाब यहाँ पर एब्सेंट है, होम का जवाब यहाँ प्रेजेंट है। अब आपको लग रहा है व्हाट का जवाब एब्सेंट कैसे है, क्या का तो जवाब आया नहीं। व्हाट का जवाब हमेशा नॉन लिविंग थिंग आएगा और होम का जवाब हमेशा लिविंग थिंग आएगा। द काऊ यहाँ क्या है? लिविंग थिंग है, इसलिए होम का आंसर हमें मिल रहा है, व्हाट का आंसर यहाँ एब्सेंट है। व्हाट और होम जिसका भी जवाब मिले ऑब्जेक्ट कहलाएगा, दोनों का जवाब मिले तो 2 ऑब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पर होम का ही जवाब हमें मिल रहा है, द काऊ। शी इज़ मिल्किंग, वह दूह रही है, किसको? तो गाय को। तो यहाँ पर गाय यानी द ऑब्जेक्ट इज द काऊ। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है द काऊ। द काऊ को हम क्या करें, हम सबसे शुरू में लिख देंगे, सब्जेक्ट के नीचे लिखेंगे। शी वहाँ सब्जेक्ट लिखा है तो हम भी अपने यहाँ द काऊ को सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे। अब मैं इन सारी बातों को डिलीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कितना आसान है। इज़ एम आर दिखे तो इज़ एम आर की ही बात होगी। आपको हैज़, हैव, हैड और शैल, विल जब तक नहीं दिखे, पैसिव वॉइस में हमेशा इज़ एम आर का इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। समझे मैंने क्या कहा? हैज़, हैव, हैड और शैल, विल जब तक नहीं दिखे तब तक इज़ एम आर का ही इस्तेमाल होता है। यानी बात सीधी क्या हुई कि अगर इज़ एम आर वाली यहाँ बात चल रही है तो यहाँ भी आपकी इज़ एम आर वाली ही बात चलेगी। वॉज वर्ब की यहाँ बात चल रही है तो आपको यहाँ वॉज वर्ब में ही सोचना है। अगर यहाँ हैज़, हैव, हैड की बात चल रही है तो आपको यहाँ पर हैज़, हैव, हैड ही सोचना है। अगर शैल, विल की बात चल रही है तो यहाँ शैल, विल ही सोचना है। इतना आसान है पैसिव वॉइस। तो हेल्पिंग वर्ब जिस फैमिली की होगी उसी फैमिली की हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नीचे लिखनी है। तो इज़ एम आर की फैमिली थी, हम भी इज़ एम आर की सोच लिए। द काऊ इज़। अब हमने बताया है कि मेन वर्ब को हमेशा हम किस में तोड़ेंगे? 2 चीज़ों में। ये मेन वर्ब है यानी मिल्किंग। मिल्किंग को आप 2 चीज़ों में तोड़ेंगे। पहली चीज़ होगी हमारी V3 और दूसरी चीज़ होगी हमारी बी फॉर्म। अभी अभी हमने बात की है। तो मिल्किंग का V3 क्या होगा? मिल्क्ड होगा, मिल्क्ड लिख देंगे। और बी फॉर्म यहाँ लिखना है अब हमें, तो बी फॉर्म उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में हमारा दिया हुआ वर्ब होगा। किस फॉर्म में है? आईएनजी के फॉर्म में यानी V4 में। तो हम भी यहाँ पर आईएनजी के ही फॉर्म में सोचेंगे अपने वर्ब को, यानी कि V4 में सोचेंगे। तो बी का V4 क्या होगा? बीइंग होगा। आप ऊपर देख ही सकते हैं, यहाँ पर बीइंग लिखा है। तो द काउ इज बीइंग मिल्क्ड बाई का बाई, किसके द्वारा? तो हर, उसके द्वारा। इसको और आसान करते हैं, इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब एक समझ जाएंगे तो सारे बनेंगे, थोड़ा धैर्य रखें। अब आप देखना कि मैं इसे और कितना आसान कर देता हूँ। हमने देखा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा द काऊ है, तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे हम द काऊ। वर्ब की पोजीशनिंग को डिस्टर्ब नहीं करना है यानी वर्ब के नीचे ये हमें द काऊ को सरका कर यहाँ तक नहीं लिखना है, वर्ब के नीचे वह भी लिखना है, तभी ये समझ पाएंगे। अब देखें आप कि वर्ब किस फॉर्म में लिखा है? इज़ में लिखा है। इज़ एम आर वाली बात है, यहाँ पर हम इज़ एम आर ही सोचेंगे। द काऊ इज़, यहाँ पर आईएनजी वाली बात है और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब तो V3 बन जाएगा क्योंकि पैसिव में हमें V3 और क्या चाहिए? बी फॉर्म चाहिए, सबसे पहला नियम। तो यही एक बात है। तो मिल्किंग का तो हमें मिल्क्ड बनाना है, फिर मिल्किंग के नीचे क्या लिख दें? यही है, मेन वर्ब के नीचे हमेशा हमें बी फॉर्म लिखना है और बी फॉर्म उसी नेचर में लिखना है जिस नेचर में ऊपर वाला वर्ब लिखा है। ये आईएनजी के नेचर में है तो हमने भी आईएनजी के नेचर में लिख दिया। आप देखें कि बिना टेंस की जानकारी के ये हमारा टेंस मेंटेन्ड है। इज से प्रेजेंट टाइम, इज से प्रेजेंट टाइम, आईएनजी से कंटिन्यूअस टेंस, आईएनजी से कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो एक्टिव वॉइस भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और हमारा पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। बस आप वर्ब की अगर शक्ल को मेंटेन कर देते हैं तो टाइम एंड टेंस अपने आप मेंटेन हो जाएगा, यानी कि चेंज नहीं होगा।
और हमें एक्टिव और पैसिव में टाइम और टेंस चेंज नहीं करना है। अब आप मेन वर्ब का क्या लिख देंगे यहाँ, V3, दैट इज़ मिल्ट। V3 आपको जानना पड़ेगा। बाई से हम एजेंट को लिख कर दिखाते हैं, एजेंट हमारे यहाँ हर है। आसान है ना। द काउ इज़ बीइंग मिल्ट बाई हर, टाइम टेंस मेंटेन्ड है, गाय उसके द्वारा दूही जा रही है। और ऊपर कहें तो वह गाय दू रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ही एंटर्ड द रूम। वेरी इंटरेस्टिंग। ही एंटर्ड द रूम। ही एंटर्ड, वह प्रवेश किया। किसको प्रवेश किया, गलत। किसका प्रवेश किया, गलत। बल्कि यहाँ सवाल उचित क्या है, कहाँ प्रवेश किया। और व्हाट और whom के अलावा किसी भी सवाल का अगर जवाब मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे लिए, समझना है ध्यान से। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए नहीं है, तो इसका पैसिव भी नहीं बनेगा। देयर इज़ नो पैसिव वॉइस। क्यों भाई, यहाँ ऑब्जेक्ट ही मौजूद नहीं है। ऑब्जेक्ट मौजूद होता तब तो उसको आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते, इसलिए इसका कोई पैसिव संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हेलन बुक्ड अ रूम। हेलन ने एक कमरा बुक किया है। हेलन बुक्ड अ रूम। हेलन ने बुक किया क्या, तो क्या का जवाब हमें मिला, व्हाट का हमें जवाब मिला अ रूम। अ रूम यहाँ क्या है हमारे लिए, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब लेकिन पहले वाले सवाल में यानी कि हेलन बुक्ड अ रूम में अ रूम ऑब्जेक्ट है, इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे अ रूम। अब देखो यहाँ पर लिखा है V2, तो V2 के नीचे हमें इज़ MR वाले में सोचना है कि यहाँ पर V2 क्या होगा, दैट इज़ वॉज होगा। क्यों ऐसा, मैंने कहा था कि ये जो मेन वर्ब है ना ये टूटेगा दो चीज़ों में, एक तो V3 में टूटेगा और दूसरा यहाँ बी फॉर्म में टूटेगा। तो बी फॉर्म उसी फॉर्म में लिखा जाएगा, ये वाला बी फॉर्म उसी फॉर्म में लिखा जाएगा जिस फॉर्म में हमारा मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब V2 में लिखा है तो हमें भी यहाँ V2 में ही बी फॉर्म लिखना है। और बी फॉर्म V2 में क्या होता है, आप देखिए वॉज और वर होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर वॉज लिखा है। वर तो होगा नहीं अ रूम के साथ, क्योंकि वर प्लूरल है, अ रूम सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी अ रूम के साथ वॉज होगा। बहुत आसान है ये, हमें हमेशा बी फॉर्म तो सोचना ही है ना, इसलिए हम बी फॉर्म सोच रहे हैं। तो ध्यान से समझिए आप, हमें बी फॉर्म यहाँ लिखना है नीचे, क्योंकि मेन वर्ब के जस्ट नीचे हमेशा हमें क्या लिखना है, बी फॉर्म हमेशा। तो यहाँ पर हमें बी फॉर्म लिखना पड़ेगा, लेकिन बी फॉर्म हमारे पास बहुत सारे हैं, कौन सा लिखते हैं। तो जिस नेचर में हमारा ये ऊपर का वर्ब दिया रहेगा उसी नेचर में हम नीचे के बी फॉर्म को लिखेंगे। सो अ रूम वॉज, और V2 में हमारे पास वॉज और वर है, अ रूम के साथ वॉज होगा। अ रूम वॉज, बी फॉर्म के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर V3 आना चाहिए। देखिए नियम, बी फॉर्म प्लस V3, तो V3 बुकिंग का या बुक्ड का क्या होगा, बुक्ड ही होगा। अ रूम वॉज बुक्ड किसके द्वारा, तो बाई हेलेन, कैपिटल लिखेंगे H। आसान है ना पैसिव। हमने किया क्या, इस वर्ब को हमने V3 और बी फॉर्म में बदल दिया। हमेशा मेन वर्ब को बी फॉर्म और V3 में बदलना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, माई फादर हैज़ गिवन मी अ नोट। माई फादर हैज़ गिवन मी अ नोट। माई फादर हैज़ गिवन मी वॉट, क्या दिया है, अ नोट। तो अ नोट यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में अ नोट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। करेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया अपने पैसिव में। हैज़ का परिवार दिया है तो हैज़ हैव में ही सोचेंगे। हैड होता तो हैड सीधा लिख देते, हैज़ लिखा है तो हैज़ हैव दोनों सोचना है। क्यों, हैज़ का टाइम है प्रेजेंट और टाइम हम बदलते नहीं है पैसिव में, तो टाइम ही हमें हमेशा सोचना है। हैज़ प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट टाइम में हैज़ और हैव होता है, इसलिए हम यहाँ हैज़ हैव सोचेंगे। लेकिन अ नोट के साथ हैव तो हो नहीं सकता, इसलिए क्या होगा, हैज़ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऊपर जो लिखा रहे वही लिख दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर जिस फैमिली की वर्ब लिखी रहे उसी फैमिली की वर्ब हम सोचेंगे नीचे। मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, और हैज़ हैव की फैमिली में दो मेंबर्स हमारे पास, हैज़ और हैव, लेकिन अ नोट के साथ हैव होगा नहीं, क्योंकि अ नोट सिंगुलर है, हैव प्लूरल है।
अ नोट के साथ हैज़ होगा क्योंकि हैज़ सिंगुलर है। करेक्ट, अ नोट हैज़। अब ये देखो, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के नीचे हमेशा हमें बी फॉर्म लिखना है। मेन वर्ब के नीचे जो जगह खाली होती है उसमें हमेशा बी फॉर्म लिखना है। किस फॉर्म में लिख दें? तो जिस फॉर्म में ये है, गिवन या V3 में है तो हमें भी V3 में ही बी फॉर्म लिखना है। V3 में बी फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। और इस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? दैट इज गिवन। किसके द्वारा? बाय माई फादर, फुल स्टॉप। अ नोट हैज़ बीन गिवन, अच्छा मे बी, अ नोट हैज़ बीन गिवन टू मी, मुझे दिया गया है। सो अ नोट हैज़ बीन गिवन टू मी बाय माई फादर। ओके, मुझे लगता है पैसिव के स्ट्रक्चर्स आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जेसिका विल मीट विद राहुल। जेसिका विल मीट विद राहुल, किससे? हूम, तो राहुल। वहाँ विल था लिखा हुआ, जेसिका विल मीट, तो विल का विल, आई वी के साथ शैल होता है, बाकी के साथ विल। राहुल विल। मीट लिखा था, यहाँ पर ऐसे मीट लिखा है, ऐसे समझेंगे। मेन वर्ब है, मेन वर्ब के नीचे हमें क्या लिखना है? बी फॉर्म। तो बी फॉर्म क्या लिख दें? तो बी लिखेंगे। क्यों? मीट V1 में लिखा है तो हमें बी फॉर्म भी V1 में लिखना है, और V1 में बी फॉर्म बी खुद होता है। अब कहेंगे आप आर भी होता है, तो इज़ एम आर का केस रहे तभी इज़ एम आर सोचेंगे, बाकी की जगह हम हमेशा जनरल फॉर्म बी सोचेंगे। तो राहुल विल बी, और मीट का थर्ड फॉर्म दैट इज मेट। राहुल विल बी मेट, किसके द्वारा? तो राहुल विल बी मेट विद, किससे भाई? तो राहुल विल बी मेट विद कौन? जेसिका। और आप कहेंगे कि बाई कहाँ चला गया? क्योंकि मेट के साथ विद लगता है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर विद का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपका। राहुल विल बी मेट विद जेसिका। राहुल मिलेगा, यानी कि जेसिका के द्वारा राहुल मिला जाएगा, ये अर्थ हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 6, द म्यूजिशियन इज कमिंग टुडे। संगीतकार आज आ रहा है, म्यूजिशियन आज आ रहे हैं। द म्यूजिशियन इज कमिंग, व्हाट, क्या आ रहा है? कोई जवाब नहीं। किसको आ रहा है? कोई जवाब नहीं। कब आ रहा है? तो टुडे। व्हेन का यहाँ पर हमें क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है, व्हेन जैसे क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है। कब आ रहा है? तो आज आ रहा है। यहाँ पर व्हाट और whom जैसे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। व्हाट का भी जवाब एब्सेंट है, whom का भी जवाब एब्सेंट है, और हम जानते हैं कि व्हाट और whom से ही मिलने वाला जो जवाब होता है उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में ऑब्जेक्ट ही नहीं है। द म्यूजिशियन इज कमिंग टुडे, इसीलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो हमें सबसे पहले एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा। ऑब्जेक्ट एब्सेंट मतलब पैसिव वॉइस एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव बीन टीचिंग यू, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का यहाँ पर आप पी कैपिटल भी वी कैपिटल भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। और अगर स्मॉल में लिखेंगे तो द लिखना होगा। ये थोड़ा मैं इसे सुधार ही देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। द पैसिव वॉइस, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग यू द पैसिव वॉइस। कैपिटल लिखते तो द नहीं लिखते, चलता। आई हैव बीन है ना, चलो मैं पूरा लिखता हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू। बिलियर्ड्स मेथड देखो कितना काम करता है। आगे की बात, आई हैव बीन टीचिंग यू द पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट के नीचे आप सब्जेक्ट लिख दें, द पैसिव वॉइस। वर्ब की जगह को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। हैज़ हैव वाली बात है, नीचे भी हैज़ हैव वाली बात सोचेंगे। द पैसिव वॉइस हैज़ होगा, हैव तो होगा नहीं, क्योंकि द पैसिव वॉइस सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर लिख दिया हमने हैज़। यहाँ बीन लिखा है, आप भी बीन लिख दें, क्योंकि ऊपर V3 तो नीचे भी V3, तभी तो टेंस मेंटेन होगा। यहाँ ING है और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब तो अपनी जगह छोड़ देगा क्योंकि वो तो V3 बन जाएगा, जो कि कुछ ऐसा। अब मेन वर्ब ने अपनी जगह नीचे छोड़ दी तो हमें क्या लिखना है? बी फॉर्म लिखना है।
लेकिन किस नेचर में लिख दें, तो जिस नेचर में ऊपर लिखा रहे, ऊपर का नेचर है आईएनजी, तो नीचे भी हम आईएनजी में ही बी फॉर्म लिखेंगे, और वो क्या है, बीइंग है। इस बार आपको समझ में आ गया होगा। द पैसिव वॉइस हैज़ बीन बीइंग टॉट, किसको, हैज़ बीन बीइंग टॉट, किसको मैं बता रहा हूँ, तो आपको बता रहा हूँ, हैज़ बीन बीइंग टॉट टू यू बाय मी, मेरे द्वारा। द पैसिव वॉइस हैज़ बीन बीइंग टॉट टू यू बाय मी। आप देखें कि सारे टेंसेस मेंटेन हैं यहाँ, सेम फॉर्म, आईएनजी तो आईएनजी फॉर्म, सेम फॉर्म। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यू आर लर्निंग द पैसिव वॉइस, और आप पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू आर लर्निंग द पैसिव वॉइस। यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं, व्हाट, क्या, तो व्हाट का जवाब हमें मिला द पैसिव वॉइस। तो द पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट हुआ, इसे ही हमें क्या बनाना होगा, सब्जेक्ट। अभी हम वर्ब की जगह को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। जब समझ जाएंगे तो वर्ब की जगह को डिस्टर्ब करेंगे, दिक्कत नहीं है, और फिर हम आराम से लिख सकते हैं। इज एम आर वाली बात आ गई, तो जिस फैमिली की वर्ब यहाँ ऊपर में लिखी रहे, उसी फैमिली की वर्ब नीचे लिखते हैं। यही पैसिव वॉइस का सबसे बड़ा क्या कहा जाए, पॉइंट है ये। द पैसिव वॉइस इज, टाइम आर का क्या होता है, प्रेजेंट होता है, हमें भी नीचे टाइम प्रेजेंट ही रखना है। वॉज वर यहाँ लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम ही बदल जाएगा, पास्ट हो जाएगा, इसलिए जो टाइम ऊपर लिखा रहे उसी टाइम में हमें नीचे वर्ब लिखना है, और उसी फैमिली का लिखना है। ये हमेशा हर सवाल में मेंटेन होगा। सो द पैसिव वॉइस इज आईएनजी ना, है तो मेन वर्ब, मेन वर्ब तो जगह छोड़ देगा, इसकी जगह पर क्या आएगा, तो बी फॉर्म, बी फॉर्म आईएनजी के फॉर्म में आएगा क्योंकि आईएनजी लिखा है, तो हम भी अपने वर्ब को आईएनजी में लिखेंगे, दैट इज बीइंग, यानी V4 में लिखा था तो V4 में लिख दिया। द पैसिव वॉइस इज बीइंग, और लर्निंग का हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, दैट इज लर्नड। द पैसिव वॉइस इज बीइंग लर्नड, किसके द्वारा सीखा गया या सीखा जा रहा है, तो आपके द्वारा, बाय यू। यू आर लर्निंग द पैसिव वॉइस, आप पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। द पैसिव वॉइस इज बीइंग लर्नड बाय यू, आपके द्वारा पैसिव वॉइस सीखा जा रहा है। एक ही बात है, ढंग अलग है कहने का। हमने समझा क्या एक्चुअली, आप गौर करें कि हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म में है तो हमारा बी फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब हमारा आईएनजी के फॉर्म में है तो यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब भी आईएनजी के फॉर्म में है। टेंस मेंटेन हो गया, आर से प्रेजेंट, आईएनजी से कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो नीचे इस से प्रेजेंट, बीइंग से कंटिन्यूअस, यानी इसमें भी आईएनजी है तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोनों का टाइम टेंस मेंटेन्ड है, प्रेजेंट प्रेजेंट, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। अंडरस्टूड हाउ सिंपल इट इज। नंबर 9, द चाइल्ड किक्ड द बॉल। द चाइल्ड किक्ड, द चाइल्ड किक्ड द बॉल, बच्चे ने गेंद को मारा। द चाइल्ड, इसके नीचे द बॉल, इतना तो समझ ही रहे होगे। द चाइल्ड किक्ड क्या, तो द बॉल आ गया यहाँ पर। ये V1 सॉरी ये V2 है और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के नीचे हमेशा क्या, तो बी का ख़ानदान, बी की फैमिली, लेकिन ये V2 में तो नीचे बी फॉर्म भी किस में भाई, V2 में। तो बी फॉर्म V2 में क्या होता है, वॉज वर होता है। द बॉल के साथ क्या होगा, वर तो होगा नहीं, वॉज होगा, इसलिए हम यहाँ वॉज लिखेंगे। द बॉल वॉज, और ये मेन वर्ब है, चूँकि मेन वर्ब को ही हम हमेशा V3 बनाते हैं, किक्ड का V3 किक्ड ही होता है। तो द बॉल वॉज किक्ड बाय द चाइल्ड, फुल स्टॉप। देख रहे हो ना कितना आसान है पैसिव वॉइस। इसे मैं बिलियर्ड्स मेथड कहता हूँ कि मेन वर्ब को हिट करना है और हिट करके इसको हमेशा V3 में लिखना है। बिलियर्ड्स एक खेल है जिसको आप पूल कहते हो, एक स्टिक से 9 बॉल्स, उससे ज़्यादा बॉल्स, 8 बॉल्स को हम मारते हैं, याद आ गया होगा, तो उसे ही बिलियर्ड्स कहते हैं। स्टिक से मारते हैं, इसलिए इस नियम में हम देखते हैं कि स्टिक से हम मेन वर्ब को हिट करते हैं। स्टिक से जैसे हिट करते हैं
V3 में बदल जाता है और उससे पहले जो जगह खाली होती है वहाँ बी फॉर्म लिखते हैं। द चाइल्ड वॉज किकिंग द बॉल, द चाइल्ड वॉज किकिंग द बॉल, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी सिंपल। हम टेंस मेंटेन करना सीख रहे हैं। द चाइल्ड और टाइम, द चाइल्ड वॉज किकिंग द बॉल, द चाइल्ड वॉज किकिंग वॉट, आंसर क्या आएगा? द बॉल। सो द बॉल, अब यहाँ आ गया पास्ट टाइम, तो यहाँ भी हमारा पास्ट टाइम रहेगा। वॉज वर है, वॉज वर बी का ख़ानदान है, तो वॉज वर हम बी के ख़ानदान में ही सोचेंगे। पास्ट टाइम है हमारे पास, यहाँ पर नीचे क्या क्या वर्ब्स होंगे? वॉज और वर ही होंगे। द बॉल के साथ क्या लगेगा? वॉज, वर आएगा नहीं क्योंकि प्लूरल नहीं हो सकता। द बॉल वॉज, आईएनजी यहाँ पर, तो नीचे भी आईएनजी होगा, लेकिन ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के नीचे बी फॉर्म होता है। बी फॉर्म के तौर पर हम क्या लिखेंगे? आईएनजी में बीइंग लिखेंगे, क्योंकि मेन वर्ब तो अपनी जगह छोड़कर चेंज हो जाता है और V3 में बदल जाता है। तो द बॉल वॉज बीइंग किक्ड बाय द चाइल्ड। मुझे बहुत भरोसा है कि आपने इसे बहुत अच्छे से सीखा होगा। सो कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। थैंक यू सो मच। सीखते रहें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी बातचीत अच्छी लग रही है, तरीके अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।